और खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश के सियासी बहरान की खबर के साथ करेंगे, जिसमें बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिवराज चौहान की जानिब से ये अर्जी दाखिल की गई है। बीजेपी अरकान असेंबली के गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश का जो सियासी बहरान है उस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और अब ये खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है। बीजेपी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी अरकान असेंबली गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथ मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो सियासी बहरान है वो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। अब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या कुछ तफसीलात? हाँ है ना, हम बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी से रुजू किया है तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने पहले अपने नाज़रीन को बता दिया था कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और सियासी घमासान के बीच अगर जिस तरह से आज असेंबली बजट का सेशन शुरू हुआ और गवर्नर ने के खिताब से सेशन शुरू हुआ, और पहले से तय था कि क्योंकि आज की जो विधानसभा की कार्रवाई थी उसमें सिर्फ असेंबली में गवर्नर का खिताब और उस पर थैंक्स का मामला था और कोई चीज़ उसमें दर्ज नहीं की गई थी। उसमें पहले समझा रहा था कि इसमें फ्लोर टेस्ट आज नहीं होगा और वही हुआ, फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि कोरोना के बहाने कांग्रेस ने अपने लिए एक रिलीफ हासिल कर लिया और 26 तक के लिए असेंबली को मुलतवी कर दिया गया। अब दोनों पार्टियों के लिए जो है अदालत से रुजू करने का मामला, और फिर अदालत से अगर रुजू करने की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की सियासत में असेंबलियों की उसमें सियासत में पहली बार मौका नहीं, बल्कि 1989 में कर्नाटका के मुंबई जब पहुंचे तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली थी। और फिर 1998 की हम जब बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में भी ऐसे घमासान आया था और जगन पाल वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको एक रिलीफ मिली थी। उनने फिर 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में भी ऐसे एक मामला आया था और फिर हरीश रावत सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको एक मौका मिला था। और फिर 2019 की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटका में जो नाटक हुआ था वहां पर येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और वहां पर असेंबली में फ्लोर टेस्ट की बात हुई थी। वही हम तमाम नज़ीर को देखते हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। और फिर भोपाल की बात करें तो भोपाल में मेंबरान असेंबली को लेकर एक बस के जरिए शिवराज सिंह खुद जो है गवर्नर हाउस में पहुंचे। उनका मानना है कि कोरोना के बहाने कांग्रेस पार्टी जो है एक बरसर इक़्तिदार जमात जो है वो धोखा करने का काम कर रही है, फ्लोर टेस्ट से वो भागने के काम कर रही है। जिस तरह से हमारी सीएम से बात हुई या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर गोपाल भार्गव से बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के 6 मेंबरान से बात हुई, तो तमाम लोग दोनों पार्टियों का अपना दावा है कि हम लोग जो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन मामला वही है कि फ्लोर टेस्ट के लिए अगर दोनों पार्टियां तैयार है तो इसमें टेक्निकल बातें कहां पर क्या छुपी है उस पर नजर रखने की जरूरत है। और फिर आज जो स्पीकर ने अपने इख्तियारात का जिस तरह से इस्तेमाल किया है उसको देखते हुए हमें कह सकते हैं कि कांग्रेस को 26 तक के रिलीफ मिली है। 26 तारीख को असेंबली में राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी और उसमें 3 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। वहां पर देखना होगा कि कौन से मेंबर किसकी तरफ जाते हैं और एक बड़ा दिलचस्प मामला होगा, है ना। मेहताब, इस सब के बीच में जिस तरह से कांग्रेस की भी लगातार हम बात कर रहे हैं और एक और अहम बात ये भी आ रही है कि अभी फिलहाल तमाम तरफ से बयानात का सिलसिला भी रुक गया है, यानी कहीं ना कहीं गवर्नर और स्पीकर के पाले में ही गेंद है। यकीनी तौर पे देखिए, गवर्नर जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करते हैं तो स्टेट का हेड गवर्नर होता है, लेकिन असेंबली की बात करते हैं तो उसका हेड जो है स्पीकर होता है। तो गवर्नर ने जो देखिए टेक्निकल तौर पर जो खत लिखा था वो कमलनाथ को, सीएम को कमलनाथ को लिखा था, क्योंकि आज जो असेंबली में जब वहाँ पे पहली बार 5 मिनट के लिए मुलतवी की गई तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान ने यही सवाल उठाया कि जब गवर्नर ने लिखा है तो स्पीकर उस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। तो वहाँ पर कहा गया कि गवर्नर ने स्पीकर को कोई खत नहीं लिखा है, क्योंकि गवर्नर ने जो खत लिखा तो मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस हुकूमत के जो यहाँ पे हुकूमत के जो मुखिया कमलनाथ को लिखा था, स्पीकर को कोई खत नहीं लिखा। और स्पीकर जो है असेंबली की जो कार्रवाई उसको लेने के लिए उनका अपना जो अख्तियार है उसी अख्तियार के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 26 तक के लिए इसको मुलतवी किया है। अब उसमें दोनों पार्टियां जो है अदालत से जाने को रुजू कर रही है, क्योंकि हमारी अभी लॉ मिनिस्टर से पीसी शर्मा से जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा जब तक जो है 13 मेंबरान असेंबली हाजिर नहीं होते हैं तब तक जो है फ्लोर टेस्ट की जो है कोई मुमकिनात नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि जब 19 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया था और 6 के इस्तीफे मंजूर हुए तो बाकी 13 कुछ ग्राउंड पे क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने ये कहा कि बाकी 6 लोग इस्तीफा इसलिए मंजूर किया गया क्योंकि वो वजीर थे, जब उनकी वजारत को उनको बाहर किया गया तो उनके इस्तीफे मंजूर किए गए। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और लगातार मध्य प्रदेश के जो सियासी हालात हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश के वजीर कानून ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं।
प्रदेश वजीर कानून पीसी शर्मा समाज से जो है बीजेपी के लोग जो है राजभवन जा रहे हैं और एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो दे इस्तीफा, वो उनका परव्यू है, लेकिन जो विधानसभा में कोरोना की वजह से आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसको 26 मार्च तक स्थगित कर दिया है। 26 मार्च को जब असेंबली होगी तब बाकी बातें की जाएगी। वो कह रही कि ये कोरोना के नाम पे डरोना की बात हो रही है। ये डरोना तो इनका है। 16 लोगों को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? क्यों अपने जो विधायक हैं इनको बस में ले जा रहे हैं? क्यों इनको मोबाइल चालू नहीं कर रहे हैं? हम अपने विधायकों के नंबर आपको देते हैं, आप बात कर सकते हो, लेकिन ये कोई नंबर दें जिस पर हम बात कर लें या आप बात कर लो। तो डर तो ये रहे हैं, ये डरते नहीं तो बस में नहीं जाते, ये डरते नहीं तो वहाँ इकट्ठे नहीं करते गुड़गांव में, ये डरते नहीं तो 16 जो कांग्रेस के लोगों को बीजेपी राज में पुलिस के थ्रू कैद नहीं कराते। तो इनका ये कहना है जब 6 लोगों का इस्तीफा हो सकता है तो बाकी लोग क्यों नहीं? वो आधार तो वही होना चाहिए। आधार वो मंत्री थे, हम ये मानते हैं कि मंत्रियों पे दबाव नहीं होगा, लेकिन ये एमएलए हैं तो हो सकता है इन पे दबाव। आगे रणनीति क्या होगी? क्योंकि जिस तरह वो राज्यसभा गया, राज्यसभा के बाद सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा है ये इस्तीफा दे दें, मंजूर हो जाए तो जो हमारे जो एमएलए हैं वो राज्यसभा में हमारे तीनों हमारी जीत जाएंगी। हम देखते हैं कि पीसी शर्मा साहब का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति कर रही है उसमें उसको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है कि अगर वो लोग जो है गवर्नर के पास जा रहे हैं तो गवर्नर के पास जाकर उनको मिले, उनको इस्तीफा देने का जो भी मामला है वो अपना कर सकते हैं। लेकिन जो आज जो 26 तक के लिए जो असेंबली स्थगित की गई वो इसलिए की गई है क्योंकि कोरोना का मामला, और जो उन्होंने मुल्क की कई रियासतों का हवाला भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ये 26 का मामला कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिल गया ताकि बीच में वो अपने मेंबरान असेंबली से मुलाकात कर सके। और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मामलों से खफा है। यही वजह कि मैं देख रहे हैं कि वो गवर्नर से मुलाकात करके अपनी आगे की रणनीति तय कर रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कैमरामैन अनिल गवई के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस मामले पर बीजेपी लीडरान का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। जनता पार्टी के मेंबर असेंबली आप बस होते जा रहा है, यहाँ पे बात करते हैं। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ। रामेश्वर शर्मा जी, आज क्या समझा कांग्रेस भागने की कोशिश कर रही है? ये तो आपने खुद देख लिया, संविधान की दुहाई देने वाले किस तरह संविधान का चीरहरण करते हैं ये देखा है। सदन में कुर्सियां बता रही थी कि कौन कहां है, किसकी पोजीशन कहां है, वो अपनी कुर्सियों को भी नहीं देख पाए, दन्न है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, जब चाहे कर सकते हैं। किस बात के लिए कॉन्फिडेंट? सदन में होता है, सड़क पर नहीं होता सर। ये नाम से डर रहे हैं और कोरोना का बहाना कर रहे हैं। फ्लोर पर आओ ना, 26 तारीख का स्थगित करने का कोई कारण तो बताओ ना। क्या कारण समझते हैं? क्या कारण समझते हैं कांग्रेस ने स्थगित कर दिया? डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। का खतरा है। बस 4 दिन और। एक कहावत है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। आज नहीं तो कल जाने ज्यादा समय नहीं बचा उनकी सरकार गिरने में, गिर जाएगा। कोरोना रोना तो बहाना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब चाहे टेस्ट करवा सकते हैं, हमारी बहुमत है। तो फिर क्यों चले गए, उठ के करा लेते। सदन की संख्या ही बता रही थी कि उनके पास लोग नहीं हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली, उनका कहना है कि जो है कांग्रेस जो है डरी हुई, यही वजह है कि वो इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पे भागने की कोशिश कर रही है। उसने जो है सभी विधानसभा को स्थगित इसलिए किया ताकि उसको और समय मिल सके। लेकिन कितने दिन तक वो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर और जो कांग्रेस के जो बाकी मेंबर हैं वो उनके साथ हैं। और जब प्रोटेस्ट होगा ये साबित हो जाएगा कि सरकार अब किसकी बनेगी। कैमरामैन अनिल गवई के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और यस बैंक के खातेदारों के लिए इस वक्त खुशखबरी, 18 मार्च से मामूल के मुताबिक काम करने लगेगा बैंक। तो यस बैंक के जो खातेदार हैं उनके लिए खुशखबरी, 18 मार्च से मामूल के मुताबिक बैंक अपना काम करने लगेगा। बुध की शाम 6 बजे से मामूल की खदमात शुरू हो जाएंगी। और इस सब के बीच एक और अहम खबर कि आज शाम 6 बजे RBI इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो बेहद अहम खबर यस बैंक से जो सार्फिन हैं उनके लिए, तमाम जो खातेदार हैं उनके लिए ये बेहद खुशखबरी की बात है कि 18 मार्च से मामूल के मुताबिक काम करने लगेगा बैंक। बुध की शाम 6 बजे से मामूल की खदमात शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ इस सिलसिले में आज शाम 6 बजे RBI प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है।
तेलंगाना असेंबली में सीए के खिलाफ रियासत के वज़ीर आला केसीआर ने करारदाद पेश की। वज़ीर आला ने सीए को आइन के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कानून को मजहब के नाम पर तकसीम करने वाला बताया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि इस कानून से मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है और एक ख़ास तबके को निशाना बनाने के लिए इसे तैयार किया गया। मुल्क भर के अवाम सरापा एहतजाज है। उन्होंने इस कानून को फौरी वापस लेने और इस पर नज़रसानी की मांग की। वज़ीर आला ने इस मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के 1 इंच भी पीछे ना हटने के बयान को भी जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। उन्होंने तमाम अरकान से इस कानून के खिलाफ करारदाद में हिस्सा लेने की अपील की है। के रेजोल्यूशन पर जो सीए, एनपीआर और एनआरसी पर है, इस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं। ये कानून आज न सिर्फ मुल्क को बांट रहा है, बल्कि मुल्क को कमजोर कर रहा है। और अगर एक जुमले में या 2 जुमले में अगर इस कानून के बारे में कहूं तो ये कहूंगा कि यह कानून गैर मुल्की को मुल्की बना रहा है और मुल्की को गैर मुल्की बना रहा है। सिर्फ 2 लफ्ज में यह कहूंगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से हमने देखा कि रियासत की जो असेंबली है उसमें कई अहम चीज़ों को लेकर बातचीत की गई है, सबसे खास रहा केसीआर का बयान सीए को लेकर। जी देखिए है ना, ये जो केसीआर ने आज जो असेंबली में जो स्पीच दी थी, वो जो इससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर हाल ही में जो काबीना का इजलास हुआ था उसके बाद उन्होंने जो कहा, तकरीबन वो उसी को रिपीट किया है। लेकिन अब सबसे अहम जो सवाल ये है, जो अरकान असम्बली हैं उनका मुतालबा ये है कि क्या हुकूमत तेलंगाना केरला की तरह जो भी अभी हाउस होल्ड जो सर्वे होने वाला है, एनपीआर और जो मरदमशुमारी के लिए जिसे कहा जा रहा है, जो 1 अप्रैल से जिसको शुरू होना है, क्या उस पर रोक लगाने के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी जिस तरह के रियासत केरला ने किया था। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल करने की बात हो रही है, वो भी उसका भी एक मुतालबा है। तो क्या ये 2 चीज़ों पर तेलंगाना हुकूमत अमल करेगी? तो इस पर जो है असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी ने केसीआर से जो है एक दरख्वास्त भी की और उन्होंने कहा कि मुतालबा भी हम लोग कर रहे हैं। तो देखना ये है कि ये जो अभी जो असम्बली में जो बहस हो रही, जो मुबाहिसा हो रहा है, जो बहस हो रही है, उसके अख्तिताम में के चंद्रशेखर राव रेजोल्यूशन पास होने से पहले किस किस्म का बयान देते हैं। क्या वो केरला की तरह एनपीआर पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाने का जो है वो मुतालबा कबूल करेंगे? उसको जो है ये जो है ये काबिल ये देखने के काबिल है। जी हिना कि अकबरुद्दीन अवैसी ने भी यही बात कही है। इससे पहले भी वो कहते रहे हैं कि ये कानून मुल्क को बांटने वाला कानून है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि असेंबली में तमाम जो अहम लीडरान हैं उनकी जानिब से इस कानून पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जी हिना, ये जो मुबाहिसा है वो अभी 11 बजे शुरू हुआ है। सबसे पहले के चंद्रशेखर राव ने उस पर खिताब किया, उसके बाद मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया। उसके बाद तेलंगाना टीआरएस के जो एमएलए हैं आमिर शकील, उन्होंने उस पर अपने का इजहार ख्याल किया। और जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो भी जो उस पर इजहार ख्याल करेंगे। कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं उनका भी जो है अभी खिताब होना बाकी है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि जो है 3-3:30 बजे तक इस पर जो है मुबाहिस का इख्तिताम होगा और उसके बाद करारदाद मंजूर होगी। है ना।
जी न्यूज़ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां कोरोना वायरस के ताल्लुक से रिव्यू मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल खिताब कर रहे हैं। एक दो दिन में अगर जरूरत हुई तो हम करते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज भी बंद नहीं होनी चाहिए सारी। जो लोग गैदरिंग करते हैं, परेशान ज्यादा किया, कोई प्रोटेस्ट करता है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी क्या? फिर एपिडेमिक एक्ट के अंदर रेस्पेक्टिव डीएम्स और एसडीएम्स के पास पावर है, तो जो भी नेसेसरी कार्रवाई करने की जरूरत है वो लोग करेंगे। पहले आज 50 की। Sir, some people who've been kept in quarantine facility at Dwarka have complained that the facilities are not good, the conditions are not hygienic. They have tweeted, they have tagged the government. Have you got any complaints from them? ये सुनने में आया, बिकॉज एक क्या है कि बहुत सारे जो विदेशों से लोग आ रहे हैं स्पेशली हवाई जहाज पे, तो वो दे बिलोंग टू एफ्लुएंट क्लास, तो उनकी उम्मीद के हिसाब से कई जगह फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ में कमी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अब एक स्पेशल हम वो तय कर रहे हैं कि कुछ होटल्स हमने बुक किए हैं कि अगर वो पे करना चाहें तो 3 होटल्स के अंदर इंतज़ाम किया है, वो पेमेंट करके और होटल के अंदर रुक सकते हैं। क्वारंटाइन को होटल में कर देंगे, पर फिर उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा। होटल एक आईबीस है, लेमन ट्री है, शायद एक रेड Fox, Lemon Tree and Ibis. हाँ जी 3। सर, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है फिलहाल, क्या संख्या है? मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन प्रोटोकॉल अभी तक कुछ ऐसा था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 3 कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरी ए है वो लोग जो कि बाहर से आते हैं और एक्चुअली बीमार हैं, सिम्टोमेटिक हैं, उनको तो सीधे फिर पेशेंट के रूप में ले लिया जाता है। कैटेगरी बी वो लोग हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, प्लस उनको कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। और कैटेगरी सी है जो यंग हैं और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो अब ये है कि इनको सबको ले जाके और 24 घंटे रख के और फिर कैटेगरी बी और कैटेगरी। और इस वक्त अहम खबर, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। तो महाराष्ट्र से बेहद अहम खबर, रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 37 तक जा पहुंची है। 4 नए मामले इसमें जुड़ गए हैं। नवी मुंबई में 1 और मुंबई में 3 मामले, साथ ही साथ पुणे में सबसे ज़्यादा मामलों की तस्दीक हुई है। 16 केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि पुणे में कोरोना वायरस को देखते हुए रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम भी छेड़ी गई है। तो महाराष्ट्र से अहम खबर, जिस पर मजीद अपडेट के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या कुछ और ख़ास वहाँ पर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 37 आंकड़ा बढ़ के हो गया। अभी 4 नए केसेस आए हैं, मुंबई में 3 केसेस और नवी मुंबई में 1 नया केस आया हुआ है। और सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पुणे में है, 16 केसेस। तो पुणे में जो है इसके लिए युद्ध स्तर के प्रयास शुरू है। संदिग्ध कोरोना मरीजों की तलाश के लिए जो है 125 नई टीमें बनाई गई हैं। इस टीम में 30 सदस्य होंगे हर टीम में। इसमें डॉक्टर और पुणे महानगर पालिका के कर्मचारी होंगे। और जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहां पर हर घर पे जाकर संदिग्ध कोरोना मरीजों की तलाशी के लिए सर्वे किया जाएगा और कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर के आसपास के 5 किलोमीटर परिसर का सर्वे किया जाएगा। पुणे की अगर बात करें तो अब तक 37,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। 16 मामले जो है पुणे में हो चुके हैं और पुणे शहर के करीब जो है 220 जो है छोटे बड़े पार्कों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। राजीव गांधी चिड़ियाघर भी बंद कर दिया गया है। शॉपिंग के लिए जो मशहूर है तुलसी बाग, उसको भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से लोगों को रोका जा रहा है। और सबसे अहम खबर यह है कि बढ़ते आंकड़ों से महाराष्ट्र सरकार परेशान हो चुकी है और सीएम ठाकरे के निवास स्थान वर्षा पे जो है लगातार बैठकों का दौर शुरू है। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अधिकारियों से लगातार जो है इस पूरे मसले पे चर्चा करेगा। आखिरकार किस तरह से उनके इलाके में क्या हालात है, किस तरह से जो है लोगों का इलाज चल रहा है, अस्पताल प्रशासन क्या कर रहे हैं, अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी जो है इस समय सीएम ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है लगातार ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ के जो है 37 हो चुका है। हाँ। यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है महाराष्ट्र में बढ़ा है। तो कहीं न कहीं मुंबई करों के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए ये चिंता का विषय हो चुका है।
जी अमित, ये वाकई में तशवीश की बात तो है ही, लेकिन हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे खुद तमाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बार बार इस सिलसिले में मीटिंग भी तलब की है। ठीक है, निश्चित तौर पर लगातार मुख्य सचिव, बीएमसी कमिश्नर, जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय, औषधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय लगातार लोगों से बैठकों का दौर शुरू है। चाहे मॉल की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, हर कुछ जो है 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बढ़ते आंकड़ों से सरकार जो है पूरी तरीके से घबरा गई है। वहीं अगर हम बात करें मशहूर जो उद्यान है जीजा माता, वो भी बंद कर दिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया में लोगों की भीड़ कम हो तो चुकी है। महाराष्ट्र में लगातार आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि काफी तशवीश की बात है। लोगों से खुद अपना ख्याल रखने की बार बार अपील भी सरकार की जानिब से की जा रही है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप खुद भी वहां अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, लोकसभा में राहुल गांधी ने बैंकों से मोटे मोटे कर्ज लेकर न लौटाने वालों के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत 50 डिफॉल्टर्स के नाम बताए। I had asked a question, very simple question. Who are the top 50 willful defaulters? मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 willful defaulters हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। हाँ, सेट मत तो आप तो मूल सेट तो करने दीजिए। आप प्रश्न पूछो। नो, आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है, उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे, और वो जवाब नहीं मिला। तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? और राहुल गांधी की बात का जवाब देते हुए मुमलिकती वज़ीर खजाना अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिफॉल्टर्स के नाम पहले से ही वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात, सर इसमें छिपाने की बात ही कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने माननीय सांसद, अगर सांसद जी ने स्वयं अपना प्रश्न लिखा होगा तो जरूर उनको जानकारी मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसमें दी गई है कि जितने बैंकों में उनका पैसा फ्रॉड का था, डिफॉल्ट का था, 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का, वो भी दिया गया है। और CIC की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम दिया जाता है। 25 लाख से ज्यादा कोई भी होगा, उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है। सर ये सर इसमें छिपाने वाली बात ही कोई नहीं है। सर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मढ़ना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। विलफुल डिफॉल्टर जो हैं, 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की। और जम्मू कश्मीर के साबिक और गोवा के मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बागपत के दौरे पर कहा कि कश्मीर के गवर्नर के पास कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि कश्मीर के गवर्नर का काम महज शराब पीना और गोल्फ खेलना होता है। उन्होंने कहा कि गवर्नर आराम से रहते हैं, वो किसी झगड़े में नहीं पड़ते। ख्याल रहे कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म की गई थी, सत्यपाल मलिक उस वक्त वहां के गवर्नर थे। खबरों में इतना ही। आदाब।